हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नोट्स वाली, जहां आपको मिलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 11 के बेस्ट हैंड रिटन नोट्स। तो इस वीडियो में मैं लाई हूं आपके लिए केमिस्ट्री का चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के नोट्स। बट यहां पे हम पूरे नोट्स नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ कवर करेंगे हाफ चैप्टर, जिसके अंदर आ जाता है हमारा लुईस कॉसल अप्रोच एंड वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और आज से हमने अपने चैनल में न्यू फीचर ऐड किया है, ध्यान से सुन लीजिए कान खोल के। आज से आपको जो भी नोट्स मिलेंगे उसके साथ मिलेगी उसकी पीडीएफ, और पीडीएफ का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम आप लोग जान चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? ये एक टाइप की अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो किसी कंपाउंड में मतलब या मॉलिक्यूल में सभी चीज़ों को आपस में जोड़ के रखती है। कोई अट्रैक्शन होगी तभी वो साथ जुड़े रहेंगे, नहीं तो वो बिखर जाएंगे। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड सिंपली वो चीज़ है कि अगर वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो ये जनरली होता है आयनिक कंपाउंड। फिर उसके बाद हम देखते हैं ऑक्टेट रूल। कॉसेल और लुईस ने मिलकर दी 1916 में इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, और ये इस थ्योरी में आपको दिया गया ऑक्टेट रूल। हालांकि ऑक्टेट रूल जो है वो यूनिवर्सल रूल नहीं है, बट उस टाइम के लिए ये था तो उसे काफ़ी अच्छे से माना गया, और ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कंपाउंड्स जो बनते हैं उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाया। ये ऑक्टेट रूल कहते हैं कि जो एटम्स है वो कंबाइन कर सकते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से या फिर ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। और लेकिन जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होने वाले, चाहे वो शेयरिंग हो चाहे ट्रांसफ़र हो, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने वाले। तो इसीलिए इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना ली, और अंदर के न्यूक्लियस के साथ जो इनर शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको इन्होंने कहा। तो गाइस, जो न्यूक्लियस के साथ इनर शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मिला के बनता है उसे हम कर्नल कहते हैं, KERNEL कर्नल कहते हैं। और बाहर वाली शेल जो बची है उसे वैलेंस शेल कहते हैं, वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसका कहना है कि जो एटम्स हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनते हैं या फिर शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। लेकिन शर्त यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से जो इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूक्लियस, उसका कोई रोल नहीं है बॉन्डिंग में। और मेनली शर्त ये है कि जो एटम्स है जितने भी कंबाइन हो रहे हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र से हो रहे हैं चाहे शेयरिंग से, उनका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, मतलब उनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने 10th में पढ़ा है कि दो एटम्स के बीच में जब भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स का होता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं H2 मॉलिक्यूल, डबल में हम ले सकते हैं एग्जाम्पल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मतलब O2, और ट्रिपल में हम ले सकते हैं N2 मतलब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। फिर देखते हैं हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हमने 10th में बनाया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करके हमें बनाना होता है एक स्ट्रक्चर, और उसके अंदर हमें स्टेबिलिटी को प्रूव करना होता है या फिर दिखाना होता है एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं। हालांकि इस थ्योरी की बहुत सारी लिमिटेशंस है, वो हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10th में हमने बहुत सारी लुईस डॉट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की, बट वहाँ पर हमारी जो थ्योरी थी वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी हाइड्रोकार्बन्स तक। अब हम देखते हैं फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये बताता है कि बॉन्डेड स्टेट के अंदर किसी भी एटम के अंदर कितना चार्ज आता है, उसके ऊपर कितना चार्ज आता है। और इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि उसका चार्ज है, जैसे O2 है, मतलब हमारे पास ऑक्सीजन का जो आयन होता है वो होता है O2 नेगेटिव, और यहाँ पे किसी भी ऑक्सीजन एटम के पास कभी +1 चार्ज आ जाता है, कभी -1 आता है। तो इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिए क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया या गेन कर लिया, ऐसा नहीं है। और इसका फॉर्मूला है FC, मतलब फॉर्मल चार्ज इक्वल V - L - हाफ ऑफ S। यहाँ पे V है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड स्टेट, मतलब जैसे ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं आइसोलेटेड स्टेट में। L होते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर्स, मतलब जब उसने कंपाउंड बनाया है। यहाँ पे हम मेनली लुईस डॉट स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए। तो L का मतलब जितने भी कंपाउंड के अंदर लुईस डॉट स्ट्रक्चर में लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हमें सिर्फ पेयर लेना है। अगर उसके ऊपर 4 लोन इलेक्ट्रॉन्स है तो हमें 2 पेयर लिखना है। और
हाफ ऑफ एस, एस है यहाँ पे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं तो उसका हाफ। उसके बाद ये देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिखाए हैं हमने। उसके बाद हम बात करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए एक से ज़्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमने CO2 का एग्जांपल लिया है, हमने जस्ट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक बॉन्ड में चेंज किया है और एक जगह उसकी मिरर इमेज ले ली है। लेकिन यहाँ पे सबसे स्टेबल, अब फॉर्मल चार्ज का यूज़ आता है कि सबसे स्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर वही होगा जिसके अंदर बॉडीज़ के ऊपर मिनिमम फॉर्मल चार्जेस होंगे, मतलब एटम्स के ऊपर, इंडिविजुअल एटम्स के ऊपर मिनिमम फॉर्मल चार्जेस होंगे। अब गाइस हम ले जाते हैं अपनी इस ऑक्टेट थ्योरी या फिर लुईस कॉसेल अप्रोच की थ्योरी को समापन की ओर। तो अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो इसका पहला लिमिटेशंस यही आ रहा है कि कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर जो सेंट्रल एटम होता है उसके अंदर जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता, इलेक्ट्रॉन्स उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम रह जाते हैं। अब आप सोच के देखिए, जैसे ये हमने कुछ LiCl हो गया, BeCl2, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो जिन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में पहले से ही 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जनरली उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाता है। और अब ये देखिए लिखा हुआ है कि ग्रुप 13 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और वो लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। लुईस एसिड के बारे में हम आप बाद में बात करेंगे, इस चैप्टर का वो कंसेप्ट नहीं है। अब सेकंड, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जैसे NO और NO2 है। अब इनमें से जो नाइट्रोजन एटम है उसके ऊपर पेयर्स नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स के, जैसे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रह जाता है और इस तरह हर एटम के ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है। फिर आया एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब जो थर्ड पीरियड के बाद के वो हैं या थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स है उसके अंदर d ऑर्बिटल भी शुरू हो जाता है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है ना, तो यहाँ से d ऑर्बिटल शुरू हो जाते हैं। तो इससे इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 से ज़्यादा होते हैं और ये जो सेंट्रल एटम होता है ना उसके ऊपर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोलते हैं। तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो ऑक्टेट रूल है वो हमेशा फॉलो नहीं हो रहा है। अब देखिए जो ऑक्टेट रूल है ये जनरली बोलते हैं कि गैसेस को मतलब या फिर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें कंपाउंड बनाते समय अपने आउटर मोस्ट शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। लेकिन आउटर मोस्ट जो शेल होती है वो फुली फिल्ड होती है नोबल गैसेस के केस में। लेकिन जब हमने देखा तो हमें नेचर में कुछ नोबल गैसेस के भी कंपाउंड्स मिले तो ये उनकी फॉर्मेशन को या बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और ये हमें मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में कुछ नहीं बताता है और ना ही ये स्टेबिलिटी और एनर्जी के बारे में बताता है किसी भी मॉलिक्यूल के। अब हम देखते हैं आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब मैंने आयोनिक बॉन्ड तो नहीं लेकिन आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया। अभी जो बॉन्ड बनता है ऑपोजिटली चार्ज आयन से उसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और इससे जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए कि जो कटायन है मतलब जो एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ईजिली इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, मतलब उसकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने पढ़ी है, वो एनर्जी जो हम किसी एटम को देते हैं गैसियस स्टेट में, आइसोलेटेड स्टेट में, ताकि वो अपना आउटर मोस्ट सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। और उसके बाद हमें देखना होता है कि जो दूसरा एटम है उसकी हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो होती है कि अगर हम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में एटम की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करवाते हैं तो फिर वो एनर्जी रिलीज़ करता है और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है उतना ज़्यादा सिस्टम स्टेबल बनता है। तो ऐसे ही बनता है हमारा आयनिक बॉन्ड। अब हम बात करेंगे लैटिस एंथैल्पी की। अब लैटिस आपको पता होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर सुन लीजिए, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनता है जैसे हमारा NaCl बनता है तो इसके अंदर जो एक सोडियम होता है, एक सोडियम एटम होता है या उसका कैटायन होता है वो 6 डायरेक्शंस में। अब आपको पता है जैसे आपके पास एक कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर है जैसे क्यूब है या क्यूबॉइड है, उसके 6 फेसेस होते हैं। तो मान लीजिए उसके सेंटर में पड़ा है हमारा सोडियम का कैटायन और उसको 6 डायरेक्शन से अट्रैक्ट कर रहा है हमारा कैटायन जो कि NaCl के केस में होता है क्लोराइड आयन। और ये कैटायन भी उन 6 के 6 क्लोरीन एटम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो फिर ये होता है लैटिस की। इसके अंदर हम एक सिंगल एटम को
डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कहाँ है, और उसकी फोर्स ऑल डायरेक्शन में इक्वल लगती है। और जब हमें किसी लैटिस मतलब किसी आयनिक कंपाउंड को तोड़ना होता है, और जो हमें उसको उसके 1 मोल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को तोड़ना होता है, सॉलिड स्टेट से उन्हें गैसियस स्टेट्स में लाना होता है, उसी एंथैल्पी चेंज को हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। इसे जनरली लिखा तो जाता है डेफिनेशन में पर मोल में, और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो किलो जूल पर मोल होते हैं। और ये जो लैटिस एंथैल्पी होती है ये कैटायंस के केस में हो जाती है पॉजिटिव, और अनायंस के केस में नेगेटिव हो सकती है। और जो मैंने अभी आपको अट्रैक्शन वाला रीज़न बताया, उसी रीज़न से जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारी ये ब्रिटल नेचर में होते हैं। ब्रिटल का मतलब जब उनके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो अपनी शेप चेंज करने की बजाय रेदर वो टूट के छोटे छोटे पीसेज में बिखर जाते हैं। अब देखिए बॉन्ड पैरामीटर्स की बात हुई, बॉन्ड लेंथ। अब देखिए जैसे 2 हाइड्रोजन एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं तो H2 मॉलिक्यूल बना है, और जो दोनों के न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, अब आप जानते हैं दोनों एक दूसरे पे थोड़ा थोड़ा ओवरलैप कर गए, तो उनके जो दोनों के न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस जो डिस्टेंस है उसका हम हाफ लेते हैं बॉन्ड लेंथ और कोवेलेंट रेडियस। अब ये जो बॉन्ड लेंथ होती है इससे हम लेते हैं, बॉन्ड लेंथ से हमें जो है इसका रेडियस मिलता है, बॉन्ड लेंथ को हाफ करने पे हमें इनका रेडियस मिल जाता है। और जो कोवेलेंट रेडियस होता है वो शेयरिंग से बना होता है, तो वो जनरली वैंडर वाल रेडियस से कम होता है। वैंडर वाल रेडियस क्या होता है, जब भी ना हमारे कुछ एटम्स होते हैं जैसे नोबल गैसेस है वो जनरली कंबाइन नहीं करती हैं, तो फिर उनके केस में हम लेते हैं वैंडर वाल्स रेडियाई, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे 3 फोर्सेस हैं। अब देखिए ये फैक्ट वैसे तो जो आपको बताने जा रही है अगले चैप्टर का है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा काम आएगा चैप्टर के एंड में, तो हम पहले ही उसे डिटेल से पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट में हम फिर से इसे पढ़ेंगे। तो देखिए जो भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके बीच में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और इसे डिस्कवर किया था साइंटिस्ट वैंडर वाल्स ने, और इसी उन्हीं के नाम पे उन्हीं के ऑनर पे इसका नाम पड़ा है वैंडर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे 3 टाइप्स की फोर्सेस आती है वैंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में। पहली होती है डाइपोल डाइपोल फोर्स, दूसरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, थर्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, या फिर जिन साइंटिस्ट ने इन्हें सबसे पहले खोजा था डिस्कवर किया था उनका नाम कुछ लंदन से था, तो इसलिए इसका नाम लंदन फोर्स भी पड़ गया, और एक और रीज़न के कारण डिस्पर्जन फोर्स भी इसे कई बार बोल दिया जाता है। तो फिर ये अब आपको हम आगे थोड़ी देर में पढ़ाने वाले हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसके बाद हम इन्हें डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहले हम ये बॉन्ड पैरामीटर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट बॉन्ड पैरामीटर हमने बॉन्ड लेंथ पढ़ा, उसके बाद उसी की सब यूनिट में हमने रेडियस पढ़ लिया, कोवेलेंट रेडियस या वैंडर वाल्स रेडियस। अब हम देखते हैं बॉन्ड एंगल। अब देखिए जो लुईस थ्योरी थी, लुईस कॉसेल अप्रोच या ऑक्टेट थ्योरी थी, उसने हमें बॉन्ड एंगल के बारे में कुछ नहीं बताया। उसके हिसाब से हमें सिर्फ लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना था, और जिससे हमें उसकी शेप के बारे में कुछ नहीं पता लगता था। अब शेप पता है तो हम बॉन्ड एंगल पता कर सकते हैं, या एंगल पता है तो हम शेप बता सकते हैं। तो ये जो सेंट्रल एटम के अराउंड जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे हम एंगल का पता कर सकते हैं, बॉन्ड एंगल का। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं थर्ड बॉन्ड पैरामीटर जो है बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी, अब एंथैल्पी आप जानते हैं हम एनर्जी देते हैं। जो एंथैल्पी चेंज जब हम 1 मोल सिमिलर टाइप्स के बॉन्ड को ब्रोक करते हैं 2 एटम्स के बीच में जब वो गैसियस स्टेट में होते हैं, और इसकी यूनिट अब देख सकते हैं दोबारा से किलो जूल पर मोल है या जूल पर मोल भी हो सकती है। और ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है इससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगती है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है, जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी वो कम स्टेबल है। और यहाँ पे अब ये नहीं कि जैसे आपको डबल बॉन्ड दिया है तो आप पहले एक 1 मोल तोड़ेंगे, दूसरा 1 मोल, तो आप ऐसे कहेंगे हमने 2 मोल बॉन्ड तोड़े, नहीं, वहाँ पे आपने 1 मोल डबल बॉन्ड तोड़ने हैं, तो उसी को बॉन्ड एंथैल्पी कहा जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ आती है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब देखिए जैसे कुछ एटम्स होते हैं हमारे, जैसे H2 मॉलिक्यूल होगा, उसके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वो हमने तोड़ लिया, वो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी। एंथैल्पी ऑफ जो एटोमाइजेशन होती है वो होती है कि किसी भी कोई आपको बड़े से बड़ा कंपाउंड दे दिया और कहा है कि उसे सारे एटम्स को सेग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है, सारे बॉन्ड्स तोड़ देने, तो उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 1 गो में सबको तोड़ देते हैं, और बॉन्ड एंथैल्पी सिर्फ पर्टिकुलर 1 मोल बॉन्ड्स तोड़ता है और कुछ नहीं करता, ठीक है।
उसके बाद हमने बॉन्ड एंथैल्पी देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं एवरेज या मीन बॉन्ड एंथैल्पी। अब हम जूनियर लेवल्स पे हम इन चीज़ों को इतना नहीं समझ सकते या एक्सपेरिमेंटली हम नहीं कर सकते हैं लैब में, स्कूल लैब्स में, तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं एवरेज या फिर मीन बॉन्ड एंथैल्पी। अब जैसे आपके पास मान लीजिए H2O मॉलिक्यूल है। अब आपके पास H2 मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर जो एक ऑक्सीजन है उसके साथ 2 H एटम्स इन्वॉल्व हैं। तो पहले आप OH बॉन्ड तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन को अलग कर लेंगे और उसके बाद आपको एक अलग OH तोड़ना पड़ेगा। तो दोनों के अंदर जो एनर्जी होगी, अब आपने 2 टाइप्स के बॉन्ड तोड़े तो आप उन दोनों की एंथैल्पी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर वो हो जाएगी एवरेज या फिर मीन बॉन्ड एंथैल्पी। उसके बाद हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर बहुत सिंपल सी चीज़ है और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आगे जुड़ी हुई हैं। बॉन्ड ऑर्डर सिंपली होता है कितने बॉन्ड्स हैं 2 एटम्स के बीच में जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड है। जैसे O2 का मॉलिक्यूल है तो हम कहेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, मतलब इसके बीच में 2 बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आई कि देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल जो आयंस होते हैं उनमें आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स होते हैं। आइडेंटिकल मतलब सेम। अब देखिए ये जो हमारे पास जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ या फिर आयंस मॉलिक्यूल्स जो कह लीजिए, उनके बीच में सेम बॉन्ड ऑर्डर होते हैं। जैसे मेरे पास ये O2 2 नेगेटिव का मुझे वो दिया गया है एग्जाम्पल, और ये F2 मॉलिक्यूल। अब इन दोनों के बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। और ऐसे ही यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया है। और अब ये देखिए कुछ खास प्रॉपर्टी, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी, क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे बॉन्ड डबल होता है फिर ट्रिपल होता है तो वो और स्ट्रॉन्ग होता जाता है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाती है और उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है और उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है या आप कह लीजिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो हाई होती रहती है और जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ती रहती है। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेजोनेंस के बारे में। अब देखिए जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से किसी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब नेचर में चीज़ें जैसी मिलती है, हमें ऐसी थ्योरी डेवलप करनी पड़ती है ह्यूमंस को कि वो उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन हमारे पास ऐसी अभी तक कोई थ्योरी नहीं हुई जो पूरी तरीके से एक्यूरेट हो। अब रेजोनेंस में हम पढ़ते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक से ज़्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो सकते हैं किसी कंपाउंड के लिए। हमें सिर्फ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स की या फिर बॉन्ड्स के पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करना होता है। तो रेजोनेंस जब एक स्ट्रक्चर, एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से किसी भी मॉलिक्यूल को उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं बता पाता तो हम वैसे ही सिमिलर उसके स्ट्रक्चर्स लेते हैं और उन सबको हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और इन सब के बीच में एक डबल हेडेड एरो लगा देते हैं ताकि ये दिखा सके कि ये सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो सभी स्ट्रक्चर्स हैं, ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बट जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है रेजोनेंस का वो हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और रेजोनेंस के साथ कुछ मिसकंसेप्शन जुड़ी हुई, जैसे कुछ लोग सोचते हैं हमने 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए तो लोग सोचते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये थोड़ी देर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा, थोड़ी देर उसमें, थोड़ी देर उसमें, लेकिन नहीं, उन तीनों में से कोई भी रियलिटी का स्ट्रक्चर नहीं। जो रियल स्ट्रक्चर है उसे हम बना नहीं सकते हैं, अपनी नोटबुक या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ हमारी लैब्स वगैरह में है और हम सिर्फ उसके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है वो बना सकते हैं। और जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो एनर्जी होती है वो जितने हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए उन सबसे कम होती है। अब रेजोनेंस एनर्जी की बात होती है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अब आ गया है हमारा पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, जिससे मैंने आपको पीछे बताई थी वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम बात करेंगे इस पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स को पढ़ने के बाद। अब देखिए हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसका कोई स्केल नहीं है, लेकिन इसे मेज़र भी नहीं करते, बट इसे हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में बता सकते हैं किसी के साथ कंपैरिजन में। तो देखिए जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, जैसे H2 ही समझ लेते हैं, तो इसके अंदर दोनों हाइड्रोजन सेम है, दोनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0 होगा। तो जो इनका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में रहेगा। लेकिन अगर मैंने हाइड्रोजन के साथ
एक ऑक्सीजन लगा दिया। अब हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा मूव करेगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि हम कहेंगे कि ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच ये जो बॉन्ड है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, जहाँ पे भी सेपरेशन नहीं होता है चार्ज का, जहाँ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो जस्ट एट द मिडल या फिर सेंटर में रहता है, उसे हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और जहाँ पे ये शिफ्टिंग हो जाती है, जैसा हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में देखा, उसे कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब जितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, यहाँ पे फुल चार्ज नहीं आते, जैसे ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड पेयर को खींच लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसे हम डेल नेगेटिव बोलते हैं। और वो जो डेल नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा यूनिट नेगेटिव चार्ज से लेस होता है। और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव यूनिट चार्ज से कम होगा। और डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट है वो होते हैं डिबाई। डिबाई ये उन साइंटिस्ट के नाम पे हैं जिन्होंने इसको इन्वेंट किया, इस यूनिट को। और इसकी यूनिट होती है कूलम मीटर, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और यहाँ जो एरो है ये देखिए, हमने यहाँ पे एक एरो से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एरो का जो हेड होता है ना, ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी तरफ पॉइंट करता है। अब हम जा रहे हैं वापस पीछे अपने वैन वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के टॉपिक पे। अब उसे समझ कर आते हैं ताकि आपको चैप्टर का एंड वाला टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से समझ आए। मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स की वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। फर्स्ट होती है डाइपोल फोर्स, ये उनके बीच में एग्जिस्ट करती है जहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जिनमें चार्ज का सेपरेशन होता है। जैसे मैंने आपको वहाँ पे HF का एग्जांपल दिया, जैसे यहाँ देखिए HCl का एग्जांपल लिया गया है। तो Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है H से, तो Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो दूसरी साइड का जो H है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है अगेन। तो ये जो क्लोरीन और हाइड्रोजन है दोनों अलग अलग उसके हैं, इनके बीच में स्लाइट बहुत ही ज़्यादा वीक एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होने लगती है, एग्जिस्ट करती है, उसे हम कहते हैं डाइपोल फोर्स। अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स क्या होती है, यहाँ पे हम देखते हैं एक मॉलिक्यूल जो होता है वो पोलर होता है और जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है वो नॉन पोलर होता है। जैसे यहाँ हम H2 ले रहे हैं नॉन पोलर, और पोलर में हमने HCl लिया। तो अब हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो Cl है इसके ऊपर जैसे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और वो न्यूट्रल स्पीशीज़ है, तो इसके कांटेक्ट में आने से, मतलब जब इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बहुत कम होगा, तो फिर इसके चार्ज की वजह से उसके अंदर छोटा सा कुछ देर के लिए जो है डाइपोल इंड्यूस होगा, इसीलिए डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। और अब है आगे डिस्पर्जन फोर्स या थर्ड टाइप इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल फोर्स। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करती है जहाँ दोनों एटम या मॉलिक्यूल होते हैं नॉन पोलर। देखिए यहाँ पे हमने Cl2 का एग्जांपल लिया। अब Cl2 जो है वो तो न्यूट्रली स्पीशीज़ हुई। तो अब देखिए यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये स्पिन करते हैं और इनका ऑर्बिटल मोशन भी होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे प्लैनेट्स हमारे रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड और वो अपनी रोटेशन भी करते हैं। तो उसके कारण इनमें एक एटम में हम अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ देर के लिए, बहुत ही छोटे इंस्टेंट के लिए चार्ज की सेपरेशन हो जाती है। और जैसा फिर हमने सेकंड केस में किया था कि एक के अंदर सेपरेशन ऑफ चार्ज हुई, उसके इफेक्ट में आने से दूसरे एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर भी सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो गई। तो ये इसकी थी एक्सप्लेनेशन, और ये फोर्स आपको काम आएंगी नेक्स्ट चैप्टर में। अब हम यहाँ डाइपोल मोमेंट या फिर डाइपोल्स का कुछ एक स्पेशल केस करने जा रहे हैं। अब आप एग्जांपल देखिए, एक है मेरे पास NH3 और एक है NF3। अब आप सोचेंगे तो किसके अंदर डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। अब सोचेंगे तो यही लग रहा है ना कि NF3 के अंदर 3 फ्लोरीन है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे होना चाहिए सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट, पर इसका रिवर्स ट्रू है, ऐसा नहीं है। अब जैसे हम NH3 के केस में देखते हैं कि यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है। तो जो 3 H एटम्स है उनका जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो नाइट्रोजन की तरफ है, और उसके ऊपर एक लोन पेयर भी है। लोन पेयर की ऐसी प्लेसमेंट आपको हम आगे समझाएंगे वेस्पर थ्योरी के अंदर। तो बस अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख लीजिए।
अब जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो तीनों का एक जगह जा रहा है और जो सम हो के अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है लोन पेयर की डायरेक्शन में। और इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 4.90 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। और बट यहाँ पे जब हम देखते हैं कि NF3 के केस में ये जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन से सबका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्लोरीन की तरफ आ रहा है, बट ये तीनों डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं और ऊपर ऑलरेडी एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर का भी यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है। और लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट है वो अपवर्ड साइड है और इनका नीचे और इनका आपस में तीनों अलग डायरेक्शन में है, तो इसीलिए इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो बहुत कम रह जाता है, जो है 0.80 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। यहाँ इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है, वो आप देख लीजिए। अब आए फजन्स रूल्स। अब जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि जो वर्ल्ड है इसके अंदर कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, तो ऐसे ही अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो परफेक्टली आयनिक नहीं होते, उनमें पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। और वही कोवेलेंट कैरेक्टर हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि किस कंपाउंड में ज़्यादा है किस में कम है, उसके लिए हमारे पास हैं फजन्स रूल्स। और देखिए जैसे हमने यहाँ NaCl का एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पे जो एक सोडियम का जो कटायन है वो 6 क्लोरीन के जो अनाइंस है उनको अट्रैक्ट कर रहा है और वो सब इसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबके ऊपर बराबर जा रही है इसकी। अब देखिए जो कैटायन होता है उसके पास पोलराइजिंग पावर होती है और जो अनायन होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी होती है। पोलराइजेबिलिटी होती है खींच जाने की पावर और जो पोलराइजिंग पावर होती है वो खींचने की ताकत। और यहाँ पे जो है वो एक ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचते हैं तो जो एटम्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन बिल्डअप शुरू हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इस साइड को उस डायरेक्शन में आना शुरू हो जाते हैं। और जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उनमें हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेंटर में रहते हैं या फिर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ थोड़े खींचे रहते हैं, तो इस तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्डअप होता है और इसी की वजह से उनके अंदर आ जाता है पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। अब देखिए कि जितना ज़्यादा कोवेलेंट जो हमारा कटायन होगा उसका साइज छोटा होगा और या फिर अनायन का साइज जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। या फिर हमारी जो कटायन होता है उसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उसके पोलराइजिंग पावर होगी, इसका मतलब हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। और अगर आपके पास दो एटम्स है जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो डिफरेंट ही होगी, मतलब ऐसे जो अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल से कटाइंस बिलोंग करते हैं वो, या फिर आपके पास है ट्रांजिशन मेटल्स के टाइप के कुछ एटम्स, तो उनमें ज़्यादा पोलराइजिंग पावर जो होगी वो होगी ट्रांजिशन मेटल वाले एटम्स की। अब यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप वो पढ़िए। अब ख़त्म हुआ हमारा ये और अब हम शुरू करने वाले हैं वेस्पर थ्योरी, मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये दी गई थी थ्योरी सिडविक और पोवेल ने दी थी 1940 में और इसे फर्दर डेवलप किया नाइहोल्म और जिलेस्पी ने 1957 में। ये जो वेस्पर थ्योरी है इसका मेन फोकस रहता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जो वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, और इसके अंदर हम उनका अरेंजमेंट सेंट्रल एटम के अराउंड ऐसे करते हैं कि उनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो, और डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो रिपल्शन मिनिमम होगी। बस हमें यहाँ पे ऐसे ही अरेंज करनी है और इसकी कुछ मेन पोस्टुलेट्स दी गई हैं वो आप पढ़िएगा। और यहाँ पे हमें मेन पॉइंट एक और दिया गया है कि जो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होती है वो ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा। उससे थोड़ी कम रिपल्शन होती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर के बीच में। और ये जो वेस्पर थ्योरी है ये मेनली दो टाइप्स में कैटेगराइज की गई है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं होता, और दूसरा वो मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम पे एक या उससे ज़्यादा लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसी बेसिस पे इनके दो टाइप्स की ज्योमेट्रीज हो जाती है, एक होती है रेगुलर ज्योमेट्रीज उनके लिए जिनके सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं होता, और दूसरा डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री जिनके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर्स होते हैं। तो अब देखिए हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स की। सबसे पहले हम उन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री देख रहे हैं यहाँ पे जिनके सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं होता। अब हम यहाँ पे ना AB2 AB3 ऐसे करके सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जनरलाइज फार्मूला देखने जा रहे हैं और एंड में आपको उसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बॉन्ड एंगल्स भी आपको मिलेंगे और ज्योमेट्री भी, ठीक है। तो AB2 सिस्टम,
इसके एग्जाम्पल्स कॉमन BeCl2 और BeH2। अब आप सोच रहे होंगे ने AB सिस्टम क्यों नहीं लिया, जैसे HF हो गया। अब जहाँ पे सिर्फ 2 एटम्स है वहाँ तो ज्योमेट्री ऑलरेडी लीनियर हो गया और वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि सेंट्रल एटम कौन सा है। तो सेंट्रल एटम जनरली AB2 सिस्टम से शुरू होता है। यहाँ पे A जो है वो सेंट्रल एटम है और जो B है वो उसके अराउंड वाले सारे एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सेकंड आता है AB3 सिस्टम। इसके अंदर हम देखते हैं ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है और जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। फिर आया AB4 सिस्टम। यहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होती है और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है। अब आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का क्यों नहीं है, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल स्पेस में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 109.5 डिग्री पॉसिबल है। अगर हम प्लेन में डिवाइड कर दें तो वो 90 डिग्री का एंगल आता। अब देखते हैं हम AB5 सिस्टम के बारे में। AB5 की जो ज्योमेट्री होती है, अगर ऐसे तो ज्योमेट्री आप काफ़ी बना सकते हैं बट हमें यहाँ रिपल्शन मिनिमम रखनी है, हमारा मेन गोल ये है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री आती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मतलब प्लेन में एक ट्राइंगल, एक पिरामिड उसके ऊपर, एक पिरामिड उसके नीचे, जैसे आपको इस फिगर में दिखाया गया है। और ये जो प्लेन के अंदर जो एंगल्स होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं इक्वेटोरियल एंगल्स, और ये जो बॉन्ड्स होते हैं प्लेन में इन्हें इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और ऐसे ही ये जो ऊपर की डायरेक्शन में होते हैं और नीचे की इन्हें एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। और जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से ना थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होती है। अब ज़्यादा लंबा बॉन्ड लेंथ है मतलब वो थोड़ा लेस स्टेबल है या थोड़ा वीक है बॉन्ड। क्योंकि ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होती है इनकी जो नंबर होती है ये ज़्यादा होती है और ये उनको मिल के रिपेल करते हैं तो उनका साइज़ बड़ा हो जाता है और वो थोड़े वीक होते हैं। अब आया AB6 सिस्टम। AB6 सिस्टम में हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी एंगल्स जो इक्वेटोरियल एंगल्स भी होते हैं और एक्सियल बॉन्ड एंगल ये सब 90 डिग्री के होते हैं। इसकी जो ज्योमेट्री होती है इसे हम स्क्वायर बाईपिरामिडल भी बोल सकते हैं या ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते हैं। और यहाँ से एक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कि कौन सी ज्योमेट्री होती है वेस्पर थ्योरी में जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल्स होते हैं, और वो यही ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल जिसके अंदर 12 राइट एंगल्स होते हैं। अब आया हमारे पास AB7 सिस्टम। ये हमारी बुक में अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है बट ये इस ईयर हमारे सिलेबस में है। इसके अंदर ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाईपिरामिडल AB7 सिस्टम में। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल्स है ये दोबारा से 2 टाइप्स के होते हैं, इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड एंगल। अब हम बात करने जा रहे हैं उन ज्योमेट्रीज़ की जहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। आपकी बुक में जो NCERT बुक है उसके अंदर इसे E से रिप्रेजेंट किया गया है लोन पेयर को, बट यहाँ पे हमने जनरली उसे L से रिप्रेजेंट किया है। ये अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा कि L लोन पेयर है। अब देखिए सबसे पहले आता है AB2L, मतलब सेंट्रल एटम के ऊपर एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो इक्वलेंट होगी AB3 सिस्टम की, और इसको कैलकुलेट करने का बहुत इजी तरीका है कि आप B के साथ जो नंबर है और L के साथ जो नंबर है सब्सक्रिप्ट में उसे ऐड कर लीजिए और जो उसके साथ रेगुलर ज्योमेट्री बनती है वो उसकी ज्योमेट्री आ जाएगी और शेप आपको मॉलिक्यूल का शेप देख के पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पे B के साथ 2 है, L के साथ 1 है, तो इसकी इक्वलेंस होगी AB3 सिस्टम। और ज्योमेट्री आ गई ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन जो शेप है वो V शेप और बेंड शेप है। शेप और ज्योमेट्री के बीच में आप एक डिफरेंस समझ लीजिए। ज्योमेट्री होती है जब हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स सबको कंसीडर करके उसका शेप बताते हैं, और शेप होती है जहाँ पे सिर्फ हम उसके बॉन्ड पेयर्स को कंसीडर करके उसका आकार बताते हैं। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो अब आपको बताया था मैंने, जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का जो रिपल्शन है वो बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो एंगल है वो 120 से घटकर 119.5 डिग्री ही रह गया है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिए जैसे आपको इसको एग्जामिनेशन में अटैम्प्ट करना है। अब सेकंड आता है AB3L सिस्टम, मतलब एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर सिस्टम। इसकी ज्योमेट्री हो गई डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल और शेप हो गई पिरामिडल। अब देख सकते हैं यहाँ पे पिरामिड बन सकता है आप अगर नीचे वाली लाइंस को जोड़ लें। और इसमें बॉन्ड एंगल
109 से रिड्यूस होकर 107.8 डिग्री रह जाता है। फिर आता है AB2L2 सिस्टम, जहाँ पे ज्योमेट्री फिर से टेट्राहेड्रल है, बट यहाँ पे जो शेप है वो बेंट हो गई है या फिर एंगुलर स्ट्रक्चर हम उसे कह सकते हैं। और यहाँ पे एंगल और ज़्यादा रिड्यूस हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर के बीच की भी रिपल्शन है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच के भी रिपल्शन है। तो एंगल 109 से 104 या 104.5 डिग्री रह जाता है। और ये जनरली केस है हमारा H2O के स्ट्रक्चर के साथ, वो आप देखिए। अब फोर्थ चैप्टर है मतलब फोर्थ हमारा ये है AB4L सिस्टम। अब ये इक्वलेंट है हमारे AB5 की हमने ज्योमेट्री देखी, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, मिनिमम रिपल्शन के लिए हम इसे ऐसे अरेंज करते हैं। और जो इसकी शेप है वो देखिए, एक अगर हम लोन पेयर को निकाल दें, और ये जो हमने देखा गया है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है कि जो मिनिमम रिपल्शन तब होती है जब हम ये जो लोन पेयर है इसे हम एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखें रेदर देन एक्सियल पोजीशन। तो इसका जो शेप है वो एक सीसॉ की तरह आता है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक और चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, ये जो एक्सियल बॉन्ड्स है ये थोड़े से ना दूसरे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की तरफ थोड़े से झुके होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं, क्योंकि ये जो लोन पेयर होता है ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है और ये उससे दूर होते हैं। फिर आता है AB3L2 सिस्टम। इसकी ज्योमेट्री फिर से ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगी, बट शेप इसकी बेंट टी शेप है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है ClF3 मॉलिक्यूल का। अब हम देखते हैं AB5L सिस्टम। AB5L सिस्टम के अंदर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आ जाती है, स्क्वायर पिरामिडल, बट यहाँ पे जो शेप है वो आती है स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि हमने एक लोन पेयर निकाल लिया तो हमारे पास प्लेन के अंदर स्क्वायर बचा और उसके ऊपर एक पिरामिड। अब हम देखते हैं AB4L2 सिस्टम। अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन हमने बनाए हैं आपको दिखाने के लिए। तो देखिए ज्योमेट्री आती है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, बट शेप आती है स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि बाकी एक्सियल पोजीशंस पे तो यहाँ पे लोन पेयर्स लगे हुए हैं और जो बाकी जितने भी बॉन्ड्स हैं चारों वो यहाँ पे हमारे इक्वेटोरियल पोजीशंस पे हैं। फिर आता है AB2L2 सिस्टम। AB2L2 सिस्टम की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसकी जो शेप आती है वो लीनियर आती है, क्योंकि जो तीनों इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं वो हमारी ऑक्यूपाई कर ली हैं यहाँ पे लोन पेयर्स ने, तो इसीलिए हमारे पास एक्सियल बॉन्ड्स पे रहते हैं और इसीलिए शेप आई है इसकी लीनियर। अब इसके कुछ हाई हैं सक्सेसेस वेस्पर थ्योरी की, और ये है ये ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री ये बता पाया सिर्फ उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करके, और स्पेशली पी ब्लॉक, क्योंकि पी ब्लॉक आप जानते हैं एनोमलस बिहेवियर थोड़ा सा एग्जिबिट करता है, क्योंकि यहाँ पे डी ब्लॉक नहीं होता है जनरली ऊपर वाले मेंबर्स में। और उसके बाद इसने उन स्ट्रक्चर्स की भी शेप्स और एनर्जी डिफरेंस बताई, जिनकी जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, या उनके स्ट्रक्चर को भी बहुत सक्सेसफुली एक्सप्लेन कराया। बट अब इसकी लिमिटेशंस देखिए, लिमिटेशंस तो काफ़ी दिख रही हैं हमें। तो सबसे पहले ये जो हमने बॉन्ड एंगल्स निकाले, अब जैसे हमने सिस्टम वाइज नाम कर लिए AB2 AB3 सिस्टम, AB4L सिस्टम, तो ये जो सिस्टम है इसके जो हमने बॉन्ड एंगल निकाले वो हमने जनरली फिक्स कर दिए, बट ये जो बॉन्ड एंगल्स है ये जनरली ऑलवेज मैच नहीं करते हैं। और ये देखिए, और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए भी फेल हो जाती है वेस्पर थ्योरी, और ना ही ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, मतलब स्पेशली ट्रांजिशन मेटल्स को अच्छे से उनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पाया, और ना ही ये नेचर ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन कर पाए। हम आगे देखेंगे कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर पे बहुत ही ज़्यादा लफड़ा होता है, तो उसे हमने आगे सॉल्व किया है MOT मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। और सबसे बड़ा इसका फैक्ट कि ये क्वांटम थ्योरी पे बेस ही नहीं थी। जैसे हमने अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा कि सब कुछ आजकल डुअल नेचर ऑफ मैटर पे बेस्ड होने लगा था, लेकिन ये अभी भी उसका पार्टिकल नेचर ही लेके चल रहे थे, ये उसका वेव नेचर नहीं कंसीडर कर रहा था, मतलब ये क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड ही नहीं था। तो इसीलिए ये थी इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन, और इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे और देखेंगे कि इसके बाद आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके अंदर भी इसका थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस वाला, बट वहाँ पे हम न्यू कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। और उसके बाद उसकी भी कुछ लिमिटेशन रह जाती है, वही मैग्नेटिक नेचर वाली
और इसीलिए हमने एक और थ्योरी इंट्रोड्यूस की है, फिर MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तीनों टॉपिक्स हम करने वाले हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।